कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो बच्चों, अपना कॉपी और कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम वृत्त भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रमेय 10.10 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज से जुड़े हुए दो प्रमेय यानी कि प्रमेय 10.11 एवं प्रमेय 10.12 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमेय 10.10 के बारे में जानें। इस प्रमेय के अंतर्गत यह बताया जाता है कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसके अंतर्विष्ट करने वाली रेखा की एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं, जैसा कि यहाँ पर हम मान सकते हैं कि रेखाखंड AB है और दो अन्य बिंदु C व D हैं, पर समान कोण अंकित करे, चारों बिंदुएं एक वृत्त पर स्थित होती हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह दो बिंदुएं जिस पे कि वह कोण अंकित कर रहा है वह दोनों बिंदुएं एक ही ओर होनी चाहिए। तो वह चारों बिंदुएं एक वृत्त पर स्थित होती हैं, अर्थात कहें तो हम यह चक्रीय होती हैं। तो आइए हम इसे साबित करते हैं। सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि यहाँ एक वृत्त है जिसमें कि हमें यह दिया हुआ है कि कोण ADB व कोण BCA दोनों ही आपस में बराबर हैं। अब हमें साबित करना है कि बिंदु A, B, C व D एक ही वृत्त पर स्थित हैं। तो हम सबसे पहले यह लिखेंगे कि हमने क्या निर्माण किया है। तो हमने यह निर्माण किया है कि हम बिंदुएं ACB से जाने वाला एक वृत्त बनाएंगे। मान लेंगे कि वह D से होकर नहीं जाता है। तो जैसा कि हमने माना है कि वह D से नहीं होकर जा रहा है, तो हम उत्पत्ति में लिखेंगे कि अगर वह बिंदु D से होकर नहीं जाएगा तो वह AD जो रेखा होगी उस रेखा को या तो बिंदु E या फिर बिंदु E डैश पे काटेगा और वहां पे भी कुछ हमारे पास कोण ज्ञात होंगे। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि वह जो वृत्त जो हमारी AD रेखा को काट रहा है वह किसी बिंदु पे ही काट रहा होगा। तो इस हिसाब से उस बिंदु का नाम या तो E होगा या फिर E डैश। मान लेते हैं कि वह E है, तो हम कहेंगे कि बिंदु ACE और B जो है वो एक वृत्त पर स्थित है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण ACB और कोण AEB जो है वो आपस में बराबर होंगे और इसका स्थिति एक नाम देंगे। लेकिन ऐसा क्यों? जैसा कि हमने पढ़ा, एक ही वृत्तखंड के बनाए गए कोण बराबर होते हैं। तो उसी हिसाब से ADB और ACB आपस में बराबर हैं, यह हमें मालूम है, यह हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसे स्थिति 2 मानेंगे। अब स्थिति 1 एवं स्थिति 2 का प्रयोग कर हम कह सकते हैं कि ADB व AEB दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि स्थिति 1 व 2 में हमने यह दर्शाया है कि दोनों ही कोण ACB के बराबर थे। अब हम वह इस कोण प्रमेय के द्वारा त्रिभुज BED में लिख सकते हैं कि जो कोण ADB है वह कोण AEB जोड़ कोण EBD के बराबर है। अब यहाँ से हम यह देख सकते हैं कि अगर हम कोण EBD के बराबर लिखना चाहें तो वह होगा कोण ADB का घटाव करेंगे कोण AEB से। इसके बाद स्थिति 3 से हमें यह मालूम है कि कोण ADB व कोण AEB आपस में बराबर हैं, तो कोण AEB की जगह हम कोण ADB लिखेंगे। इससे हमें मालूम चलता है कि कोण ADB माइनस कोण ADB 0 डिग्री होगा, तो कोण EBD हमारा 0 डिग्री आएगा। और यह तभी मुमकिन है जब हमारा जो बिंदु है E व D दोनों एक दूसरे पे संपातित होने चाहिए। लेकिन हमने तो माना था कि बिंदु E जो है वह हमारे वृत्त पे है और D और E अगर संपाती है, इसका मतलब कि जो D बिंदु है वह भी हमारे वृत्त पे ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु A, B, C एवं D एक ही वृत्त पर स्थित है।
और हमें यही दर्शाना था या कहें तो साबित करना था। आइए अब हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानें। एक चतुर्भुज एबीसीडी को हम चक्रीय तभी कह सकते हैं जब उसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित हों। अगर यह चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित है, इसका मतलब कि एबीसीडी जो चतुर्भुज है वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस पे आधारित हमने एक प्रमेय 10.11 बना रखा है। इस प्रमेय के अंतर्गत यह बताया जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं रोक इसे लिख लें और चलिए हम इसे आगे साबित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ यह लिखेंगे कि हमने एक माना है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और हमें साबित करना है कि कोण ए जोड़ कोण सी जो है वह 180 डिग्री होगा, वह कोण बी जोड़ कोण डी 180 डिग्री होगा। तो हम सबसे पहले निर्माण में लिखेंगे कि सम्मुख कोणों को जोड़ देंगे और कोणों के अंकित कर देंगे। तो कोणों को अंकित करने पे हम कुछ इनकी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 कर देंगे। अब हम सबसे पहले उपपत्ति में लिखते हैं कि जैसा कि एक ही वृत्तखंड के बनाए गए कोण बराबर होते हैं, तो हम इस नियम का प्रयोग कर लिखेंगे कि वृत्तखंड एडी द्वारा बनाए गए कोण हो जाएंगे हमारे कोण 3 व कोण 6। तो वह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे वृत्तखंड अगर माने तो ए बी द्वारा बनाए गए जो कोण है वो कोण 5 व 8 है। इसी प्रकार दूसरे वृत्तखंड बीसी द्वारा जो कोण बनाए गए हैं वह कोण 2 व 7 है। और इसी प्रकार अगले वृत्तखंड सीडी द्वारा जो कोण बनाए गए हैं जो आपस में बराबर है वह 1 व 4 हैं। अब इन्हें हम स्थिति 1 का नाम देंगे और हम लिखेंगे कि चतुर्भुज के सारे कोणों का जोड़ हमें मालूम है कि 360 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब कि कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4, 5, 6, 7 सारे 8 कोणों का जोड़ जो होगा वह कुल होगा 360 डिग्री। अब हमने अभी अभी स्थिति 1 में यहाँ पे साबित किया कि किस प्रकार कोण 1 जो है वह कोण 4 के बराबर है। तो हम इसी प्रकार एक दूसरे कोणों से इनको बदल लेंगे और इन सब का जोड़ जो होगा वो होगा 360 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हमारे पास कोण 1 है, 2 कोण 2 है, 2 कोण 6 व 2 कोण 5। इन सब को जोड़ने पर 2 अगर हम सब में सामान्य निकाल लें तो हम लिख सकते हैं 2 गुना जो कोण जोड़ 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 5 व जोड़ कोण 6 है। इन सब को आपस में जोड़ने पे हमें 360 डिग्री मिलेगा। अगर हम कहें तो कोण 1 कोण 2 कोण 5 व कोण 6 का जो हमारे पास कुल होगा वह जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कोण 1 व कोण 2 को जोड़ने पे हमारा कोण ए बनता है और इसी प्रकार कोण 5 व 6 को जोड़ने पे हमारा कोण सी बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब के जगह कोण ए जोड़ कोण सी जो है वह 180 डिग्री होगा। और ठीक इसी प्रकार हम यह भी साबित कर सकते हैं कि कोण बी जोड़ कोण डी जो है वह 180 डिग्री होगा और यही हमें साबित भी करना था। आइए अब हम प्रमेय 10.12 के बारे में पढ़ें। इस प्रमेय के अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भी चतुर्भुज के समूह में अगर कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री है तो वह चतुर्भुज चक्रीय है या कहें तो चक्रीय चतुर्भुज है। तो आइए अब हम इसे भी साबित करें। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम देख रहे हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कि हमें यह दिया हुआ है कि कोण A जोड़ कोण C जो है वह कुल जोड़कर 180 डिग्री होगा। अब हमें यह साबित करना है कि ABCD जो है वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निर्माण करेंगे और उसके बारे में यह लिखेंगे कि हम मान लेते हैं कि A, B और D जो है वह हमारे चतुर्भुज में से है और इन तीनों में से एक हमारा वृत्त जा रहा है और यह मानेंगे कि C से हमारा वृत्त नहीं जा रहा है और जो हमारा वृत्त है वह BC को E बिंदु पर काटेगा। तो चलिए अब इसे हम साबित करें।
तो सबसे पहले उपपत्ति में हम यह लिखेंगे, जैसा कि हमें मालूम है कि ABED एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो कोण BAD और जोड़ कोण BEC है वह दोनों के दोनों कुल 180 डिग्री हैं और इसे हम स्थिति 1 का नाम देंगे। हमें यह मालूम है कि जो कोण BAD है और जोड़ कोण BCD है, इसका कुल जोड़ या कहें तो योग 180 डिग्री है। यह हमें दिया हुआ है और इसे हम स्थिति 2 का नाम देंगे। अब स्थिति 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो कोण BED और BCD है वह दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। इसे हम स्थिति 3 का नाम देंगे। अब हम जानते हैं, अगर हम त्रिभुज ECD में बहिष्कोण प्रमेय का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि कोण BED जो है वह बराबर होगा कोण ECD और जोड़ कोण CDE के। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम कोण ECD को दाहिने तरफ से बाएं तरफ लाएं तो हम लिख सकते हैं कि कोण BED से घटाव करेंगे कोण ECD का और वह बराबर होगा CDE के। अब इसे हम स्थिति 4 मानेंगे। स्थिति 3 व 4 का प्रयोग कर हम कह सकते हैं कि कोण BED का घटाव करेंगे कोण BED से, क्योंकि हमने स्थिति 3 में यह बताया था कि जो कोण BED है और कोण ECD है वह दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं और किसी भी सामान्य चीज से सामान्य चीज घटाने पर जो हमें उत्तर ज्ञात होता है वह होता है 0। तो हम कहेंगे कि कोण DCE जो है वह 0 डिग्री है। यह 0 डिग्री है, इसका मतलब यह तभी संभव है जब E भी C पे संपाती होगा। तो इसका हम मतलब समझ सकते हैं कि हमने माना था ABED एक चक्रीय चतुर्भुज है और E व C हमने अभी साबित किया कि आपस में संपाती होंगे। इसका मतलब कि ABCD भी जो होगा वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो यही हमें यहाँ पर साबित करना था और हमने साबित किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रमेय 10.10 पढ़ा। इसके बाद हमने चक्रीय चतुर्भुज को जाना और चक्रीय चतुर्भुज से जुड़े हुए प्रमेय 10.11 एवं 10.12 को हमने यहाँ पे साबित किया। अब अपनी अगली वीडियो में हम रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम परमाणु की संरचना का चौथा भाग करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट भाग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला तो था बोर का परमाणविक मॉडल, और ये जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर समस्थानिक क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले हमने जो मॉडल थे उनमें देखा था थॉमसन का मॉडल, जिन्होंने कहा था कि जो एटम होता है वो एक तरबूजे जैसा होता है। फिर हमें पता चला कि वो एक्चुअल मॉडल नहीं है, तो हमने उसमें थोड़ा एडवांसमेंट किया और रदरफोर्ड का नेक्स्ट मॉडल आया। तो ये मॉडल काफ़ी अच्छा था, पर इसमें दिक्कत थी। तो उसके बाद फाइनली जो हमें मॉडल पढ़ना है वो है बोर का परमाणविक मॉडल। तो ये काफ़ी हद तक सही है, पूरा सही तो ये भी नहीं है, परंतु अभी हमारे पास यही है। तो चलिए देखते हैं कि ये मॉडल क्या था। अब रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें तो उनमें दिक्कत क्या थी। उन्होंने कहा कि सेंटर में सारा का सारा पॉजिटिव मटेरियल होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो आसपास गोल 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 घूमता रहेगा। पर वो अगर घूमेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। तो होना क्या चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमे तो वो सेंटर से आके टकरा जाएगा और जो हमारा एटम होगा वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। तो वो तो एटम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। पर हमें पता है कि एटम स्टेबल होते हैं, तो हमें ये पता करना था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल भी घूमे परंतु उसकी एनर्जी खत्म ना हो। तो इसी के बारे में हमें बताया सर बोर ने। तो नील बोर थे, उन्होंने कहा कि एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन आसपास तो घूमते हैं, परंतु जब वो आसपास घूमते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लाइन पे ही घूमते हैं, जैसे उन्होंने कहा विविक्ता कक्षा। अब ये विविक्ता कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे होते हैं
तब क्या होता है कि उसकी एनर्जी कम नहीं होती। और ये जितने भी कक्ष होते हैं इनको आप जानते हैं KLMN etc हमने नाम दे रखे हैं। तो बोर्ड ने यही कहा कि जो एटम होगा उसका सारा का सारा पॉजिटिव मटेरियल सेंटर में ही होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसके आसपास ही घूमेगा, पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडमली नहीं घूमेगा, वो हमेशा ही विविक्त कक्षा के अंदर घूमेगा और वहां पर जब वो घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। तो ये उन्होंने कहा। तो चलिए समझते हैं कि ये जो विविक्त कक्षा था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कब आ सकते हैं। तो हमें पता है सेंटर में क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, जिसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम साथ में न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। उसके आसपास हमारी कक्षाएं होंगी। सबसे पहले कौन सा होगा, K, उसके बाद आएगा L, M etc। अब यहाँ पर किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो जो फॉर्मूला है वो है 2 गुने में n का स्क्वायर। यहाँ पर n जो है वो कक्षा की बात की जा रही है कि वो K है, L है, M है या फिर n है। सबसे पहला कौन सा होता है, K, तो उसके लिए n की वैल्यू होगी 1, L के लिए 2, M के लिए 3 एंड सो ऑन। तो चलिए एक बार निकाल के देखते हैं कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर हम K के लिए निकालें तो K के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुने में 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है, 1, उसे हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2। यानी कि जो सबसे पहली कक्षा होती है यानी कि K कोश, उसमें क्या होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए पता करते हैं कि इसके बाद वाला जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके बाद आता है L, जिसके लिए n की वैल्यू होती है 2। तो अगर हम उसके लिए इस फॉर्मूले में 2 रखें तो n की जगह पर 2 रखने पे आएगा 2 का स्क्वायर जो होता है 4, और उसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 8। यानी कि इसके बाद वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसका पता लगा सकते हैं। तो ये बात तो ठीक है, परंतु ऐसा कैसे होता है कि जब इन कोश में वो घूमते हैं तो उनकी एनर्जी कम नहीं होती। इस बात को समझने के लिए ये समझिए, आप जानते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो सन होता है हमारा वो होता है सेंटर में, और जितने भी ग्रह होते हैं वो उसके आस पास गोल 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 घूम रहे होते हैं, परंतु वो हमेशा एक ही कोश में घूमते हैं। जैसे कि आप धरती की बात करें तो वो जिस जगह पे घूम रही थी वो अभी भी उसी जगह पे घूमती है और हमेशा उसी जगह पे घूमती रहती है। इसी वजह से क्या होता है कि हर बार 365 दिन बाद एक नया दिन आता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी इन कक्षाओं में घूमते हैं, और जब इन कक्षाओं में घूम रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी कम नहीं होती। जैसे कि हमारी धरती की भी एनर्जी कम नहीं होती, क्योंकि अगर धरती उस एक ही कोश में नहीं घूम रही होती तो क्या होता, धरती की भी एनर्जी कम होती और धीरे धीरे सन से टकरा जाती, परंतु ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो जब इन कक्षाओं में घूम रहे होते हैं, जिन्हें हमने विविक्त कक्षा का नाम दिया हुआ है, तो उनकी एनर्जी कम नहीं होती और इसीलिए वो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक से नहीं टकराते। तो बोर ने क्या किया, जो उससे पहले मॉडल दिया गया था उसी में बस ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से क्यों नहीं टकराएगा। तो इसके बाद इन्होंने 2 पोस्टुलेट्स दिए अपने। चलिए समझते हैं कि वो क्या थे। सबसे पहले जो इन्होंने कहा वो ये था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। और कक्षा के बारे में तो आप सभी को पता है, KLMN, और सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसके बाद जो उन्होंने दूसरी बात कही वो ये था कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन होगा अब वो हमेशा के लिए उस कोश में घूम सकता है और वो कभी भी नाभिक से नहीं टकराएगा। तो ये था बोर का परमाणविक मॉडल। अब बोर ने एक और बात कही थी जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊर्जा का विकिरण करके एक कोश से दूसरे कोश में जा सकता है, या फिर ऊर्जा गेन करके नीचे वाले कोश से ऊपर वाले कोश में जा सकता है, परंतु वो हमारे सिलेबस के बाहर है तो आपको उस बात पर ध्यान नहीं देनी है। उसके अलावा हमारे पास एक और मॉडल है एटम का, जो कि है क्वांटम मॉडल, पर उसके बारे में भी लकीली आपको नहीं पढ़ना। तो आपको सिर्फ ये 3 मॉडल पढ़ने हैं, जहाँ पर पहला मॉडल था तरबूजे जैसा, दूसरा मॉडल सही मॉडल था परंतु वहाँ पर ये बात एक्सप्लेन नहीं हुई थी कि इलेक्ट्रॉन सेंटर से क्यों नहीं टकराता, और फिर बोर का मॉडल आया जो एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन सेंटर से क्यों नहीं टकराता। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है समस्थानिक। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर समस्थानिक क्या बला है। अब अगर हम समस्थानिक की बात करें तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। तो चलिए समझते हैं ऐसा कैसे हो सकता है।
द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या। अब हमसे कहा गया है कि परमाणु संख्या समान है, तो परमाणु संख्या तो बराबर होती है प्रोटॉन के, यानी कि प्रोटॉन इन सब में ही समान होगा, मतलब प्रोटॉन सेम है। तो अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या है और प्रोटॉन नहीं बदल रहा, इसका मतलब क्या बदलेगा? न्यूट्रॉन। तो समस्थानिकों में क्या होता है? एक ही एटम होगा परंतु उन सब में ही न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहला है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और उसकी द्रव्यमान संख्या है 1, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0, क्योंकि एक प्रोटॉन है और उसके अलावा कोई भी चीज ऐड नहीं हुई है। तो इसको हम कहते हैं प्रोटियम। दूसरा है हमारा ड्यूटियम, जिसके अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2, यानी कि इसमें एक और चीज जोड़ी गई है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1। और तीसरा हमारे पास होता है ट्राइटियम, इसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3। 1 माइनस 3 2, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन के एटम है, 3 टाइप के हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। तीनों में ही क्या होता है? एक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, दूसरे में एक न्यूट्रॉन होता है और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब एक ही परमाणु जिसका द्रव्यमान अलग अलग होता है तो उसी को हम समस्थानिक कहते हैं, यानी कि ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो इन तीनों में रासायनिक गुण तो हाइड्रोजन वाले ही होंगे, परंतु क्योंकि इनके अंदर द्रव्यमान अलग है तो इनके भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है अलग हो, परंतु यूजुअली अलग ही होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होता है, ऐसा बहुत सारे एटम्स के साथ होता है। उदाहरण के लिए अगर हम दूसरा उदाहरण ले तो वो होगा क्लोरीन का। क्लोरीन का एक समस्थानिक है जिसके अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं और उसका द्रव्यमान संख्या होता है 35। वहीं पे दूसरा क्लोरीन है जिसका प्रोटॉन भी तो 17 ही होगा, परंतु उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 37, यानी कि पहले क्लोरीन में जितने न्यूट्रॉन थे दूसरे वाले क्लोरीन में उससे 2 ज्यादा न्यूट्रॉन है। तो यहां तक हमें समस्थानिक तो समझ में आ गया, परंतु दिक्कत ये है कि अब हम किसको बोले इसका द्रव्यमान, यानी कि एक्चुअल द्रव्यमान संख्या अगर हम निकालना चाहें तो दोनों में से कितना होगा? पहले का 35 है तो 35 यू लिखें या दूसरे वाले का लिखें जो कि 37 यू है? तो इसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कौन सा क्लोरीन धरती पे कितने अमाउंट में है, क्योंकि पहला क्लोरीन जो है वो है 75% और दूसरा क्लोरीन है 25%। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 35 यू, और ये भी नहीं कह सकते कि वो 37 यू होता है, क्योंकि दोनों ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको उससे गुना कर देते हैं, यानी कि पहला वाला 35 है तो 35 यू को 75% से गुना करेंगे और 37 यू को 25% से। अब जहां पे भी आपको परसेंट का साइन दिखे उसका मतलब क्या है? उसको 100 से डिवाइड करना है, तो कर दीजिए। अब यहां पर आप इसको 100 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 35 यू गुने में 75/100 प्लस में 37 यू गुने में 25/100। इन दोनों का अगर हम एवरेज निकाले तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एवरेज द्रव्यमान आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करके इसको 2 से भाग देंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 35.5 यू। तो ये हो जाएगी क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 35.5 यू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समस्थानिकों का हम द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। जितने भी समस्थानिक हैं उन सब को पहले तो इस बात से गुना करना है कि वो धरती पर कितने परसेंट में मौजूद हैं, और उसके बाद उन सब से जितना भी उत्तर आएगा उन सब का एवरेज निकाल देना है। तो उससे जो हमारे पास उत्तर आएगा उसी को हम जब हम एटम की बात करेंगे तो उसका द्रव्यमान संख्या बताएंगे। तो होपफुली आपको दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने 2 चीजें कवर करी, एक तो था बोर का परमाणविक मॉडल और दूसरा था समस्थानिक। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय रचनाएं का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था रेखाखंड का विभाजन प्रकार 2। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखाखंड का विभाजन प्रकार 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम
हमारा आज का भाग, रेखाखंड के विभाजन में अभी तक हमने जाना था कि एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, जिसमें हमने त्रिभुज की जो रचना की थी वो हमारे दिए गए त्रिभुज से छोटा था। लेकिन आज जो हम इस अध्याय में त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे वो होगा हमारे दिए गए त्रिभुज के समरूप बड़े त्रिभुज की रचना करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस तरह की रचना को। यहाँ पर हमें जिस त्रिभुज की रचना करनी है वह त्रिभुज हमारे दिए गए त्रिभुज से बड़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक उदाहरण से। हमारा लिया गया उदाहरण है, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 5/3 है। स्केल गुणक का अर्थ, जैसा कि आप सब जानते हैं, होता है रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस लिए गए उदाहरण की रचना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है। हमें यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। स्क्रीन पर आपको त्रिभुज ABC दिख रहा होगा। अब हम रचना करेंगे एक अन्य त्रिभुज की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी रचना। रचना में जैसे कि आप सब जानते हैं, हम रचना के साथ साथ रचना के चरण भी लिखते हैं। तो इस प्रकार की रचना में हमारा सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण DX खींचिए। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा BC। हमें अब BC से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचनी है DX। ये हमने खींचा किरण DX। अब इस रचना में हमारा अगला चरण होगा DX पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4 और B5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1 B2 के, B1 B2 बराबर हो B2 B3 के, B2 B3 बराबर हो B3 B4 के और B3 B4 बराबर हो B4 B5 के। तो चलिए अब हम किरण DX पर 5 बिंदुओं को अंकित करेंगे। ये हमने 5 बिंदुओं को अंकित किया और आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी एक बराबर हैं, जिससे कि B1 बराबर हो जाएगा B1 B2 के, B1 B2 बराबर हो जाएगा B2 B3 के, B2 B3 बराबर हो जाएगा B3 B4 के और B3 B4 बराबर हो जाएगा B4 B5 के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है B3 तीसरा बिंदु यहाँ 5/3 में 5 और 3 में से छोटी संख्या को C से मिलाइए और B5 से होकर जाने वाली B3C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचिए। इस चरण में आपको थोड़ा ध्यान देकर कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले BC को बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ाया BC को। BC को बढ़ाने के बाद हम हमारे 5 बिंदुओं में से तीसरी बिंदु का प्रयोग करेंगे। तीसरी बिंदु का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो हमारा स्केल गुणक दिया गया है उनमें जो संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या 3 है, इसलिए हम 3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अब हम B3 को C से मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B3 को C से। अब हम एक समांतर रेखा खींचेंगे B3C के, और जैसा कि आप सब जानते हैं समांतर रेखा खींचने के लिए हमें उसके कोण को मापना पड़ता है। तो चलिए कोण का माप लेकर हम एक समांतर रेखा खींचते हैं और B5 पर खींचेंगे हम वो समांतर रेखा। ये हमने कोण मापा, उसके बाद हमने एक समांतर रेखा खींची B5 पर और यह रेखा बढ़ाई गई BC को C डैश पर प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड DA को A डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचिए। यानी कि अब हमें CA के समांतर एक रेखा खींचनी है। CA के समांतर
एक रेखा खींचने से पहले हम AB को बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ाया AB को। उसके बाद हम CA के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, समांतर रेखा खींचने के लिए हमें पहले उसके कोण का माप लेना पड़ता है। तो ये हमने कोण का माप लिया और वही माप हमने C' पर लेकर चाप लगाया। फिर हमने उन दिए गए चाप को मिला दिया एक सीधी रेखा से, जो कि C' से गुजरकर AB बढ़ाए गए को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु A' पर। जब आप यह कार्य कर लेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा कि एक त्रिभुज बनता हुआ आपको दिख रहा है। वह त्रिभुज है त्रिभुज A', B, C' और यही त्रिभुज A', B, C' हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार की रचना का भी औचित्य सिद्ध आप पहली वीडियो में बताए गए औचित्य सिद्ध की विधि से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रकार के एक प्रश्न की ओर। हमारा दिया गया प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। यानी कि इस प्रश्न में हमें पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की होगी। और फिर हम एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं हमारे इस समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस प्रकार की रचना। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे BC, जो कि बराबर होगी 4 सेंटीमीटर के। उसके बाद हम BC पर कोण B बनाएंगे 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बनाना आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। सबसे पहले हम एक चाप खींचते हैं। उसके बाद वह चाप उस रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी वहां पर प्रकार को रखकर 2 और चाप खींचेंगे, फिर उसे मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें जो कोण प्राप्त होगा वो कोण होगा हमारा 90 डिग्री का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। इसके बाद हम सीधी रेखा पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे और उसे नाम दे देंगे A। और फिर हम A और C को मिला देंगे। जब हमने A और C को मिलाया तो उसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ABC। और यही है हमारा समकोण त्रिभुज जिसकी हमें रचना करनी थी। अब हम एक और अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी रचना की ओर। तो चलिए अभी हमने जिन चरणों का प्रयोग करके इस तरह के त्रिभुज की रचना की थी, उन्हीं चरणों को दोहराकर हम फिर से यहाँ पर एक और अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की 5/3 गुनी होगी। तो हमारी रचना का पहला चरण जो है वो है BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण BX खींचिए। ये हमने एक किरण खींची BX जो कि BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यूनकोण बना रही है। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है BX पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4 और B5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1, B2 के, B1, B2 बराबर हो B2, B3 के, B2, B3 बराबर हो B3, B4 के और B3, B4 बराबर हो B4, B5 के। तो ये हमने BX पर 5 बिंदुओं को अंकित किया जो कि हैं B1, B2, B3, B4 और B5। अब हमारी रचना का अगला चरण है B3 तीसरा बिंदु। यहाँ 5/3 में 5 और 3 में से छोटी संख्या को C से मिलाइए और B5 से होकर जाने वाली B3C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C' पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचिए। यहाँ पर अब हम सबसे पहले BC को बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ाया BC को। उसके बाद हम B3 को मिलाएंगे C से। B3 को हम C से इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि हमें जो स्केल गुणक दिया गया है उनमें 5 और 3 में छोटी संख्या 3 है। यहाँ पर हम छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं, इसलिए पहले हम B3C को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B3C को।
उसके बाद हम अब B5 पर B3C के समांतर एक रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचना आप सबको अच्छी तरह से आ गया होगा। कोण का माप लेकर ये हमने खींचा एक समांतर रेखा B3C के, जो कि BC को प्रतिच्छेद कर रही है उसके बढ़ाए गए रेखा C डैश पर। तो इस तरह हमने B3C के समांतर एक रेखा खींची। इसके बाद हमारी रचना का जो अगला चरण होगा वो होगा कि C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचे। अब हम यहाँ पर CA के समांतर रेखा खींचेंगे, जो कि हमारे बढ़ाए गए AB को प्रतिच्छेद कर रही है A डैश पर। जब आप समांतर रेखा बना लेंगे और वह हमारे बढ़ाए गए AB को प्रतिच्छेद कर रही होगी A डैश पर, तो आपको प्राप्त होगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और वो त्रिभुज है A डैश B C डैश, और यही त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह हमने इस संपूर्ण त्रिभुज ABC की रचना की और फिर उसके बाद एक अन्य त्रिभुज की रचना की, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संयुक्त भुजाओं की 5/3 गुनी हो। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा रेखाखंड का विभाजन प्रकार 3। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श की रचना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने वाले हैं उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, जहां पर हम जानने वाले हैं डॉबे-राइनर के त्रिक के बारे में और साथ ही हम जानेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो अध्याय है इसमें लगभग कहानियां ही हैं, जहां पर हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने त्रिक की खोज करी और उनके बारे में चीज़ों को बताया। तो चलिए जानते हैं कि डॉबे-राइनर ने जो हमें त्रिक दिया था वो क्या था। दरअसल लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि डॉबे-राइनर ने क्या किया था कि उन्होंने जितने भी तत्व हैं उनको 3-3 के समूहों में बांटकर एक ग्रुप बनाया था, और ये जो ग्रुप बनाए थे उन्होंने, इसमें 3-3 एटम थे यानी कि परमाणु थे। इस वजह से उन्होंने कहा इसे त्रिक। और ये जो त्रिक थे ये थे लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ग्रुप था, कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम का दूसरा ग्रुप था, और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का तीसरा ग्रुप था। अब इस वीडियो में हमें ये जानना है कि इन्होंने हमें ये तो बताया था कि यहाँ पर इन तीनों के ही जो गुण है वो समान होंगे, और साथ में उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर जो इनका परमाणु द्रव्यमान होगा तो पहले और तीसरे एटम का परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे के बराबर होगा। परंतु यहाँ पर हमें इस बारे में बात नहीं करनी, ये हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर हमें ये जानना है कि इन्होंने जो इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन दी उसमें परेशानी क्या थी। दरअसल इसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानते हुए कि आखिर इस वर्गीकरण में क्या गलत था जिसकी वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल जब डॉबे-राइनर ने त्रिक बनाने शुरू किए थे उस समय लगभग 30 तत्व खोजे जा चुके थे, और डॉबे-राइनर ने त्रिक केवल 9 तत्वों का बनाया, क्योंकि उन्होंने 3 ग्रुप ढूंढे थे और तीनों के अंदर ही 3 तत्व थे। तो इससे क्या हुआ कि जो 30 तत्व हैं उनमें से सिर्फ 9 को ही ग्रुप में बांटा जा सका। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करी, ये जो उन्होंने इन सबको ग्रुप में बांटा है वो अच्छे से नहीं बांटा, क्योंकि बाकी जो एटम थे वो तो ग्रुप में आ ही नहीं पाए। साइंटिस्ट का क्या कहना था कि ये जो 30 तत्व में से आपने 9 की क्लासिफिकेशन करी है ये आधी है, और इस वजह से ये कहकर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, उन्होंने 30 में से 9 को क्लासीफाई तो कर ही दिया था, तो उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे 30 एटम रखे हुए हैं जिसको डॉबे-राइनर को क्लासीफाई करना था। तो उन्होंने इसमें से क्या किया, कुछ तत्व निकाले और उनको क्लासीफाई कर दिया। अभी थोड़ी देर के लिए इनकी बात नहीं करते, बात करते हैं उनकी जिन्होंने क्लासीफाई नहीं किया है। अब हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान था कि हम ग्रुप में विभाजित कर दें, जिससे कि क्या होगा, हमें एटम्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो बचे हुए एटम हैं उसके बारे में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब बाकी के जो एटम बच गए हैं, जो 24 एटम वहाँ पर रखे हुए हैं और आगे जो खोजे जा सकते हैं,
उन सब के बारे में हमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिली, मतलब उन सब के बारे में हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, जितने उन्होंने क्लासीफाई करे उससे बहुत ज़्यादा तो क्लासीफाई हो ही नहीं पाए, तो फ़ायदा ही क्या हुआ इस क्लासिफिकेशन का। अब पुराने वाले की बात छोड़ दीजिए, जो उन्होंने क्लासीफाई किया था उन्हीं की बात कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा तो किया नहीं कि इन सबको एक ग्रुप में डाला हो, उन्होंने ऐसे 3 ग्रुप बनाए थे। 3 में से जो ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, उन दोनों का ही तीसरे ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है, और इसी तरीके से इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आपको इन तीनों एटम को याद रखना पड़ेगा इनके गुण को जानने के लिए, और ऐसे ही तीनों ग्रुप के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ग्रुप आपस में कोई लिंक नहीं रखते। तो इस वजह से ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। यही इसका इशू था कि उन्होंने सिर्फ 3 ग्रुप ढूंढे, और तीनों ग्रुप के अलावा उन्होंने और कोई ग्रुप नहीं बना पाए, और जो 3 ग्रुप ढूंढे उनमें भी आपस में कोई रिलेशन नहीं था, और इस वजह से इसे रिजेक्ट किया गया। अब इनका जो ये काम था ये पूरा वेस्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी जस्ट बाद ही न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था। अब ये डॉबी राइनर की बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिद्धांत तो न्यूलैंड ने दिया, तो यहाँ पर डॉबी राइनर का क्या काम। दरअसल डॉबी राइनर से पहले किसी साइंटिस्ट ने नहीं सोचा कि हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए, परंतु जैसे ही डॉबी राइनर ने क्लासीफाई किया वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट को लगा कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, और डॉबी राइनर का काम खराब होने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की उसे ठीक करने के लिए, और फाइनली उन्होंने इसे ठीक किया और हमें आज की आवर्त सारणी मिली। तो देखा जाए, अगर डॉबी राइनर उस समय वो गलत क्लासिफिकेशन, आधी अधूरी क्लासिफिकेशन नहीं देते तो आज कोई क्लासीफाई नहीं कर रहा होता। जो फर्स्ट स्टेप था वो डॉबी राइनर ने लिया। इस वजह से न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत देना कहीं ना कहीं डॉबी राइनर की सक्सेस मानी जा सकती है। तो चलिए डॉबी राइनर की कहानी को पीछे छोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से। दरअसल यहाँ पर न्यूलैंड की बात करें तो इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड, और ये एक ब्रिटिश केमिस्ट हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी, इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको पढ़नी है वो तो यही है कि इनके नाम को अष्टक सिद्धांत क्यों कहते हैं। दरअसल ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो न्यूलैंड्स हैं, इन्होंने अपने ये जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम म्यूज़िक से लिया। अब आप सोचेंगे ये किस तरीके से, तो आप जानते होंगे कि जो सुर होते हैं गाने में वो लगभग 8 होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। तो चलिए समझते हैं आखिर ये गाने के सुर दरअसल न्यूलैंड के जो सारणी उन्होंने दी उससे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ए से लेकर ए तक आप नोट्स को काउंट करें तो यहाँ पर टोटल 8 कीज़ हैं, और ए से लेकर दूसरे ए तक ये जो 8 की हैं उसमें हर 8वां की रिपीट हो रहा है। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये 7 नोट हैं, और उसके बाद ए वापस से आ जाता है। इसी तरीके से बी के बाद भी 7 नोट हैं और बी वापस से आ जाता है। मतलब क्या है कि हर 8वां नोट रिपीट हो रहा है। जैसे कि जो सुर होते हैं हर 7वें सुर के बाद वापस से सा आता है, उसी तरीके से यहाँ पर हर 8वां जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है। दरअसल न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया था उसमें भी कुछ ऐसा ही था। वहाँ पर क्या था कि हर 8वां एलिमेंट जो था उसके गुण पहले एलिमेंट से समान थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने जो सारणी दी थी उसका नाम अष्टक सिद्धांत रखा था। अब ये अष्टक सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। दरअसल इस वीडियो में हमने बात करी है डॉबी राइनर के ट्रिक की, जहाँ पर हमने ये जाना कि डॉबी राइनर के ट्रिक में गलतियाँ क्या थी, और उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जो 30 एलिमेंट वहाँ पर थे, लगभग 30 एलिमेंट उस समय खोजे जा चुके थे, वो उन सबको क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। उनमें से सिर्फ कुछ ही ट्रिक वो ढूंढ पाए थे, और इसी वजह से उसके बाद न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, जहाँ पर उन्होंने उस समय जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे उन सबको क्लासीफाई करके दिखाया था। परंतु यहाँ पर भी एक दिक्कत है। दरअसल न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है ये काफ़ी अच्छा था, परंतु उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब न्यूलैंड के साथ क्या दिक्कत आ गई ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। आखिर उनकी सारणी क्या थी, उन्होंने उसे किस तरीके से बनाया था, और उसमें इश्यूज़ क्या थे, इसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली टेस्ट 2। पहला प्रश्न, डॉबी राइनर के त्रिक समूह किस गुण पर आधारित थे? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु भार, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, डॉबी राइनर ने बी ए, सी ए और एस आर को किस क्रम में लिखा था? ऑप्शन ए
calcium, strontium and barium. Option B, strontium, barium and calcium. Option C, barium, strontium and calcium. And option D, calcium, barium and strontium. तीसरा प्रश्न, उस समूह की पहचान करें जो डॉबल आयन ट्रायड नहीं है. ऑप्शन ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ऑप्शन बी, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम. ऑप्शन सी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एंड ऑप्शन डी, आयरन, कोबाल्ट एंड सल्फर. चौथा प्रश्न, अष्टक सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन ए, हर 8वें तत्व के पास समान गुणधर्म होंगे. ऑप्शन बी, हर 8वां तत्व ठीक पहले जैसा होगा. ऑप्शन सी, हर 7वें तत्व के पास समान गुणधर्म होंगे. एंड ऑप्शन डी, हर 9वें तत्व के पास समान गुणधर्म होंगे. पांचवा प्रश्न, अष्टक सिद्धांत किन्होंने दिया था? ऑप्शन ए, मेंडलीफ. ऑप्शन बी, न्यूलैंड्स. ऑप्शन सी, मोसले. एंड ऑप्शन डी, डॉबेराइनर. सही उत्तर पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का ए एंड पांचवें का बी. गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद
सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-awards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए।
यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।